25 फरवरी 2022 को एलएमसीएस के 5 वर्कर्स को पानी के अंदर एक मेंटेनेंस का काम मिलता है, जिस पाइपलाइन को काफी टाइम से यूज नहीं किया जा रहा था। ये पाइपलाइन ट्रिनिडेड में एक गवर्नमेंट ऑन्ड ऑयल कंपनी थी, जिसका नाम पारिया फ्यूल कंपनी था। ये पाइपलाइन 30 इंच चौड़ी यू शेप्ड में थी, जो 1200 फीट या कहें तो 4 फुटबॉल फील्ड के बराबर थी, जिसका यूज ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। पाइपलाइन के अंदर 2 एंड थे, एक बर्थ 5 और एक बर्थ 6। बर्थ 5 पाइपलाइन का वो हिस्सा था जहाँ पे शिप्स आगे ऑयल को अनलोड किया करते थे, और फिर वो ऑयल पाइपलाइन से होते हुए बर्थ 6 से रिफाइनरी तक जाता था। सो बेसिकली उस दिन 5 वर्कर्स को काजिम अली, यूसुफ हेनरी, फैजल कुर्बन, ऋषि नागासर एंड क्रिस्टोफर बुडन को उस पाइपलाइन की मेंटेनेंस का काम करना था। ये काम उनके एक डेली रूटीन की तरह था, और पानी के अंदर किसी भी पाइपलाइन की रिपेयरिंग करने के लिए वे एक स्पेशल मशीन का यूज किया करते थे, जिसे हैबिटेट बेल कहा जाता था। उन्हें जिस भी पाइपलाइन की रिपेयरिंग का काम करना होता था, वे इस हैबिटेट को उसके ऊपर रख दिया करते थे। फिर ये मशीन वहां से पानी को पुश कर देती थी, जिससे वर्कर्स को पानी के अंदर काम करने की जगह मिल जाती थी, और साथ ही यहाँ पे अपने इक्विपमेंट रख के कपड़े भी बदल सकते थे। ये कुछ ऐसा ही था जैसे कि गिलास को उल्टा करके पानी के अंदर डालना। वे लोग बर्थ 6 के ऊपर हैबिटेट लगाते हैं। उन्हें इस बर्थ 6 पाइपलाइन में से एक इन्फ्लेटेबल प्लग को निकालना था, जिसे 2 हफ्ते पहले इसके अंदर डाला गया था। इस प्लग को पाइपलाइन के ऊपर इसलिए लगाया गया था जिससे कि ऑयल और पानी एक जगह मिक्स ना हो, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस पाइपलाइन के अंदर ऑयल के साथ साथ खाली जगह भी मौजूद है, जिसकी वजह से पाइपलाइन के अंदर काफी ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है, और इस पाइपलाइन के ऊपर लगे इस प्लग ने इस लो प्रेशर को मेंटेन कर रखा था। खैर, वे लोग हैबिटेट को बर्थ 6 पाइपलाइन के ऊपर लगाते हैं और उसके अंदर से पानी को पुश करवा देते हैं। इसके बाद वे 5 वर्कर्स हैबिटेट के अंदर चले जाते हैं और अपने इक्विपमेंट को हैबिटेट के अंदर रख के उस इन्फ्लेटेबल प्लग को निकालना शुरू करते हैं। उनकी वीडियो और ऑडियो एक गोप्रो कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो रही थी। अब जैसे ही वे उस प्लग को रिमूव करते हैं, अंदर के लो प्रेशर की वजह से समुद्र का पानी काफी तेजी से एक टोर्नेडो बनाते हुए अंदर जाता है, और सिर्फ कुछ मिली सेकंड के अंदर उन 5 डाइवर्स और उनके इक्विपमेंट को अंदर खींच ले जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर अचानक से हुआ कैसे, और आखिर पाइपलाइन के अंदर पानी इतनी तेजी से क्यों गया कि उन सभी 5 डाइवर्स और उनके इक्विपमेंट को अंदर खींच के ले गया। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, मैं एक सिरिंज लेता हूँ और इस सिरिंज को आप वही वाली पाइपलाइन मान लीजिए। अगर मैं इस सिरिंज के अंदर ऑयल भरने के बाद इसके आगे अपनी उंगली लगा दूं और फिर इसे पीछे खींचूं, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ खाली जगह बन जाती है, और ये जो मैंने अपनी आगे उंगली लगाई है, ये वही इन्फ्लेटेबल प्लग है। तो अगर मैं अब इन सबको पानी के अंदर ले जाऊं और आगे से अगर अपनी उंगली हटा दूं, तो आप देखेंगे कि पानी काफी तेजी से इस सिरिंज के अंदर घुस जाएगा, और अगर पानी के अंदर कुछ और भी होगा तो उसे भी अंदर खींच ले जाएगा। ठीक ऐसा ही उस पाइपलाइन के अंदर हुआ था। जैसे ही उन्होंने वो प्लग हटाया, पाइपलाइन के अंदर खाली जगह थी, जिस वजह से समुद्र का पानी काफी तेजी से उस पाइपलाइन के अंदर गया, और साथ ही उन वर्कर्स और उनके इक्विपमेंट को भी लेके चला गया। वे वर्कर्स काफी तेजी से उस पाइपलाइन के अंदर चले जाते हैं। उनका सांस लेना काफी मुश्किल हो रहा था, उनका गला जलने जैसा हो रहा था, और अगर आंखें खोलते तो आंखों में भी बहुत चिलमिलाहट मच रही थी। Tornado, everything just spinning and beating you up and tapping so fast. You couldn't react. After that, all I remember, I didn't even remember actually getting pulled in the pipe. I just remember going hurled through the pipe at unbelievable speeds. I couldn't hold my breath no longer. My throat, and you're holding your breath for too long. After a while, your body, your lungs just fight. Your airways close. You see a noise. Your body suffering to pull air, an unbelievable nightmare. Your eyes burning. Every time you try to open your eyes, it's burning. You're pitch black, you can't see nothing. Your throat burning. Your ears ringing. Your body sore. And at that point, I tell myself I was gonna dead. इस बीच अच्छी बात ये रहती है कि वे जिस जगह पर आके रुके थे वहाँ एयर पॉकेट मौजूद थी। अब ये एयर पॉकेट क्या होती है, चलिए समझाता हूँ। पाइपलाइन के नीचे स्टैंड लगे हुए थे, जिस वजह से वो पाइपलाइन कुछ जगहों से ऊंची थी जहाँ पानी मौजूद नहीं था। इन जगहों पे इतनी ऑक्सीजन होती है कि इंसान जिंदा रह सके। इन्हीं जगहों को एयर पॉकेट कहते हैं, और वे 5 वर्कर्स इन्हीं जगह पर मौजूद थे। जैसे ही वे लोग एक जगह पर आके रुक जाते हैं, वे तुरंत एक दूसरे को आवाज मारने लगते हैं कि उन्हें कितनी चोट लगी है, कहीं उनमें से किसी की डेथ तो नहीं हो गई। उनके लिए ये मंजर बहुत ही ज्यादा बुरा था। 5 में से 2 लोगों के पैर टूट गए थे। वे लोग 30 इंच चौड़े चिकने पाइपलाइन में फंसे हुए थे। सांस लेने के लिए भी बहुत कम ऑक्सीजन मिल रही थी। ये पता नहीं था कि किस डायरेक्शन में जाना है, और ऊपर से एक ऐसी पाइपलाइन में मौजूद थे जो 1200 फीट या कहें तो 4 फुटबॉल फील्ड के बराबर थी। अगर गलती से भी रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते तो उन्हें आगे का रास्ता बंद मिलता और ऑयल उनकी हालत खराब कर देता। वे लोग डिसाइड करते हैं कि एक टीम की तरह काम करेंगे और अपनी उन टूटी हुई हड्डियों के साथ उस ऑयल पाइपलाइन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। उस पाइपलाइन में ऑयल स्लेज की काफी मोटी परत भी जमी हुई थी। इन्हीं सबका सामना करते हुए उन्हें उस अंधेरे से
भरी गुफा से बाहर आना था। वे जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं उनके सामने एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। पाइपलाइन में आगे बढ़ते बढ़ते पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से उन्हें सांस लेने के लिए सिर्फ 6 इंच की जगह मिल रही थी और आगे बढ़ते बढ़ते वो भी नहीं बचेगी। इसी बीच 2 लोगों के पैर में इंजरी होने की वजह से उनके काफी तेज दर्द हो रहा था, जिस वजह से वे आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। यूसुफ, ऋषि और फैजल वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। क्रिस और कजीम आगे बढ़ने के लिए डिसाइड करते हैं। वे उन सभी से वादा करके आगे की तरफ जाते हैं और उन्हें ये प्रॉमिस करते हैं कि वे बाहर जाने के बाद उनके लिए मदद जरूर लेकर आएंगे। वे दोनों सांस रोककर आगे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी एयर पॉकेट को ढूंढने लगते हैं। यहाँ किस्मत उनका साथ दे देती है और वहाँ उन्हें ऑक्सीजन टैंक भी मिल जाते हैं। इसी बीच कासिम की चोट का घाव बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। वे दोनों डिसाइड करते हैं कि क्रिस आगे अकेले जाएं और सभी के लिए बाहर से हेल्प लेकर आएं, क्योंकि उन सिलेंडर के अंदर भी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं थी। क्रिस उस टैंक को आगे के साइड रख के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उन्हें इस 30 इंच चौड़े चिकने पाइप को कई फीट पार करना था। अब काफी देर तक बाहर निकलने की कोशिश करते करते वे एक ऐसी जगह आ गए थे जहाँ उनकी दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हें 30 इंच चौड़े चिकने पाइप को कई फीट पार करना था और उनके आगे दिक्कत ये आ जाती है कि पाइप आगे की साइड से मुड़ा हुआ था। अब सोचिए, एक तो वो पाइप चिकना और ऊपर से आगे की साइड ऊपर से उठा हुआ, लेकिन वे हार नहीं मानते और उस चिकने पाइप का सामना करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब उनका सबसे बड़ा डर यही था कि अगर वे इस एग्जिट से बाहर निकलते और ये एग्जिट बर्थ 6 की जगह बर्थ 5 का होता तो उनकी सारी मेहनत बेकार जाती और फिर उन्हें वापस 1200 फीट ट्रेवल करके दूसरे एग्जिट तक जाना था, और वो भी ऑयल का सामना करते हुए, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं थी। क्रिस अपनी किस्मत और खुद पर भरोसा रख के आगे की तरफ बढ़ते हैं और उस पाइपलाइन को बजाने लगते हैं ताकि अगर वहाँ कोई खड़ा हो तो उन्हें सुन ले। इस बीच अच्छी बात ये रहती है कि उनकी किस्मत साथ देती है, क्योंकि वे जिस एग्जिट से बाहर निकले थे वो बर्थ 6 ही था। उनकी आवाज और वर्कर्स तक पहुंचती है जो क्रिस को वहां से निकाल लेते हैं। क्रिस काफी थके हुए और घबराए हुए थे। वे बाकी सबको बताते हैं कि पाइपलाइन में एयर पॉकेट मौजूद है जहां बाकी के मेंबर्स फंसे हुए हैं। खैर, क्रिस को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब भले ही क्रिस ने बाहर आके सभी को ये बता दिया था कि बाकी वर्कर्स पाइपलाइन के अंदर जिंदा हैं, लेकिन LMCS के मेंबर्स को इस बात पर यकीन नहीं था। उन्हें लग रहा था कि पूरी पाइपलाइन ऑयल से भरी हुई है, तो भला उसमें कोई कैसे जिंदा रह सकता है, और अगर वे इस ऑयल से बच भी जाएं तो सिलेंडर के अंदर सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी और इन वर्कर्स को पाइपलाइन में 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे। क्रिस सारी घटना को दोबारा से रेस्क्यूअर्स को बताते हैं। रेस्क्यूअर्स भी जब वहां जाकर पाइपलाइन को बजाते हैं तो उन्हें भी पाइपलाइन के अंदर के वर्कर्स की बजाने की आवाज आ रही थी। इस टाइम पाइपलाइन में फंसे वर्कर्स को ये लग रहा था कि अब उन्हें बचाने के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा। वे उम्मीद लगाए हुए थे कि कोई अंदर रस्सी लेकर आएगा या फिर उन्हें उनके आगे के साइड से लाइट की रोशनी दिखेगी और फिर उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में तो वे अपनी चोट से तड़प रहे थे, लेकिन अब उन्हें ऑयली एयर का सामना भी करना पड़ रहा था। हर बढ़ते घंटे पाइपलाइन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही थी। सांस लेना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। सबसे दुख की बात यह थी कि वे सरफेस से सिर्फ कुछ फीट अंदर पाइपलाइन में थे, लेकिन फिर भी उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा था। LMCS, पारिया फ्यूल कंपनी और कोस्ट गार्ड कंपनी के ऊपर काफी डिबेट भी हुई। पारिया फ्यूल कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि उन्हें प्रोफेशनल डाइवर्स को रेस्क्यू करने के लिए भेजा था, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं था कि वे उन लोगों को वहां से कैसे निकालें। साथ ही वे नहीं चाहते थे कि इनको निकालने के चक्कर में और लोगों की जान चली जाए। वहाँ कुछ लोगों ने यह दावा किया कि वे वर्कर्स तुरंत मर गए थे और नीचे जो आवाज आ रही थी वो किसी और की थी। अब देखिए, LMCS, पारिया फ्यूल कंपनी और कोस्ट गार्ड कंपनी, इन सभी के अलग अलग जवाब थे इस इंसिडेंट को लेकर, लेकिन कुछ जो सच बात थी उन बात को झुटलाया नहीं जा सकता था। जैसे कि इस इंसिडेंट के 48 घंटे बाद भी उस पाइपलाइन से आवाज आ रही थी और बाद में जब उन सभी की बॉडी को उस पाइपलाइन से निकाला गया था तो उनमें से 2 बॉडी की ऑटोप्सी की गई थी, जिन ऑटोप्सी से ये पता चलता है कि जब इस मिशन को रोक दिया गया था उसके अगले दिन तक कुछ वर्कर्स जिंदा थे और यहाँ तक कि जिस दिन इस मिशन को रोक दिया गया था उसके दूसरे दिन तक भी जिंदा थे। Because everything inside me open and rescue, you know. Everything inside me open and rescue was going on. Nobody was making an attempt to rescue me. I'm trying to come up. General. Yeah. Yeah. Right behind you, man. All right behind you? You're right behind me? Yeah. You don't know when you're come up? It's not a Who making all that noise? Come on, all that we let's figure it out. We gotta go. We gotta start moving. Yeah.
I don't know why he's trying to come up. Trying to come up. Trying to come up. Huh? Who is that boy there? Yusuf? Oh, Yusuf? How long you have to walk before you meet Faizi? You and Faizi was together all the time? Who else with you? Can't for you? Right there where? Can't everything alright with you? No. Any items break? Your leg, alright. Five. Anything happen to you? A five? Yusuf, anything happen to you? What happened? Alright. Alright.